नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज आपके लिए एक गांव से जुड़ी हुई कुछ ऐसे रीति रिवाजों वाली स्टोरी लेकर आया हूं जो शायद आप सभी को मजाक लग सकती है। और क्योंकि ऐसा ही मजाक शहर में रहने वाले कुछ लोगों ने सोचा था। उनको भी लगता था कि गांव के लोग जो रीति रिवाज निभाते हैं वो केवल मनगढ़ंत बातें होती है। लेकिन जब वो वहां पर गए और अपनी आंखों से सभी चीजों को देखा तब हैरान रह गए। देखो, हर गांव के अंदर अपनी अलग रहने की जीवन शैली और संस्कृति होती है और गांव वालों के द्वारा बनाए गए कुछ नियम कायदे भी होते हैं जो वहां पर सभी लोगों को करने पड़ते हैं। हर जगह के अपने कोई नियम कायदे होते हैं और उन सब को मानने में ही भलाई होती है। कभी कभी हम में से कई लोग उन सभी नियमों को मानने से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि हमें उनके पीछे का कारण बहुत ही मनगढ़ंत लगता है। लेकिन क्या हो जब सच में वो कारण वैलिड हो। और आज जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं वह हिमाचल के अंदर बसा हुआ गांव है। और क्योंकि हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट असम वगैरह के जो गांव है वहां की जनजाति भी थोड़ी अलग है और उनकी संस्कृति भी अलग है। उनके कुछ अलग देवता होते हैं, अलग उनकी मान्यताएं होती हैं। तो उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जो शहर में नौकरी करता था और काफी समय बाद अपने गांव जाता है और उसी के दोस्त ने हमारे साथ ये पूरी घटना शेयर की है क्योंकि उनका दोस्त भी उनके साथ गांव में गया था और जो वहां पर उसने देखा वह काफी हैरतअंगेज करने वाला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। हिमाचल का यह गांव बाकी गांव की तरह ही था। यहाँ पर भी सभी गांव की तरह खुशहाली थी, लेकिन यहाँ पर मरने के बाद अंतिम संस्कार करने के कुछ नियम थे जो कि सभी लोगों को सख्ती से मानने पड़ते थे। ऐसे में गांव के कई बच्चे पढ़ने लिखने के लिए गांव से बाहर गए थे। बड़े बड़े शहरों में जाकर पढ़े लिखे ये बच्चे गांव से बाहर ही रहकर अब काम करने लगे थे, जिसकी वजह से गांव में उनका आना जाना काफी कम होता था। वह लोग सिर्फ तीज त्योहार पर ही घर आते थे। और इन्हीं सब में एक लड़का था माधव। माधव गांव के किसान का लड़का था। उसके पिता यहीं पर रहकर खेती बाड़ी किया करते थे और आज बहुत दिनों बाद माधव गांव आने वाला था। माधव के साथ उसकी पत्नी और उसका एक दोस्त और उसकी पत्नी भी थे। वह लोग हिमाचल घूमने आना चाहते थे और जब माधव ने बताया कि वह यहीं का रहने वाला है तो वह लोग भी उसके साथ यहीं आ गए। यहाँ आकर इन्होंने गांव की सुंदरता का आनंद लिया। सच में प्रदूषण मुक्त ये गांव काफी सुंदर था। यहाँ आने के बाद माधव का दोस्त विनोद बोला, सच में माधव तू बहुत किस्मत वाला है, तभी इतनी सुंदर जगह पर रहता है। मेरी समझ में नहीं आता तेरा इस जगह को छोड़कर बाहर रहने का मन कैसे करता है। तब माधव बोला, सब करना पड़ता है भाई, क्योंकि गांव की सुंदरता देखने से पेट नहीं भरता और गांव में इतनी कुछ खास कमाई भी नहीं है। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं लेकिन उससे आजकल इतनी सुख सुविधा कहाँ मिल पाती है, इसीलिए शहर जाकर कमाना पड़ता है। लेकिन अच्छा है, शहर में मुझे सारी सुविधाएं भी मिलती हैं और वहां से कमाई करने के बाद मेरा परिवार भी काफी अच्छे से चल रहा है। मेरे पिताजी ने यहाँ पर उन पैसों से और जमीन भी ले ली है। यह सुनकर माधव की पत्नी सरिता बोली, आपका गांव सच में काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ के रीति रिवाज तो मेरी समझ में नहीं आते। मतलब रीति रिवाज मेरे गांव में भी माने जाते थे, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही अजीब तरह के रिवाज हैं। यह सुनकर विनोद की पत्नी सुप्रिया बोली, क्या बात कर रही हो भाभी, यहाँ पर ऐसे कैसे नियम है। तब सरिता बोली, क्या बताऊं भाभी, बहुत ही अजीब नियम है। जैसे शादी ब्याह के समय यहाँ घर के चारों ओर नमक का घेरा बनाया जाता था। बच्चे होने पर पहली रात घर में से किसी न किसी का जागना जरूरी है और इतना ही रात के समय में उस समय पूरी रात आग जलाई जाती है। प्रसूता को तो घर तो छोड़ो, कमरे से बाहर भी जाने नहीं देते। और सबसे अजीब, अगर कोई शाम के समय मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार जब तक नहीं होता तब तक उसके पास कोई ना कोई बैठा रहेगा और जितने भी लोग उसके पास बैठे रहेंगे वह सभी जागते रहने चाहिए, वरना बोलते हैं कि अनर्थ हो जाता है। ये सुनकर विनोद हैरानी से बोला, ऐसा तो कई जगह मानते हैं, लेकिन आपके यहाँ इस चीज को इतनी सख्ती से क्यों माना जाता है। ये सुनकर माधव बोला, ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस बोलते हैं कि अगर लाश के साथ वाले सारे लोग सो जाते हैं तो वह लाश जिंदा हो उठती है और इतना ही नहीं, वह लाश अपने साथ साथ उन सभी को भी अपने साथ ऊपर लेकर जाती है। यह सुनकर विनोद बोला, यह सब सिर्फ गांव वालों का वहम है और कुछ नहीं। उन्होंने यह नियम इसलिए ही बनाए होंगे क्योंकि हो सकता है कई लोग बात मान नहीं रहे हो और सूरज ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता ना। यह सुनकर सुप्रिया बोली, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है और अगर अच्छाई है तो बुराई भी जरूर होगी। क्योंकि हम लोगों ने अपनी आंखों से यह सब नहीं देखा तो हम इसे झुठला नहीं सकते। हो सकता है कि पहले समय में ऐसा कुछ हुआ हो, इसीलिए हमें इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए। यह सुनकर माधव बोला, अरे भाभी, इसमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
यह सब सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं और आज के जमाने में इन बातों को कौन मानता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। यह सुनकर सुप्रिया बोली, हम अगर किसी चीज को नहीं देखते तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका अस्तित्व नहीं है। हमने कभी भगवान को भी नहीं देखा, लेकिन उनका अस्तित्व है ना, तो फिर इन सब का भी अस्तित्व हो सकता है। और मान लो कि नहीं भी है तो फिर भी अपने फायदे के लिए इसे मानने में क्या हर्ज है। इस पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि वह सभी जानते थे कि सुप्रिया थोड़ी अंधविश्वासी टाइप की महिला है और वह इन सब में बहुत मानती है। वे लोग वहीं पर ही रहे और वहां के कल्चर के बारे में और जानते रहे। इसी दौरान गांव के एक बूढ़े आदमी से बातों ही बातों में उन सब ने उस शाम को न किए जाने वाले अंतिम संस्कार के बारे में पूछा। तब वे बोले, आज तक हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, लेकिन बताते हैं बहुत पहले ऐसा कुछ हुआ था। इसके बाद उन बूढ़े बाबा ने बताना शुरू किया। साथियों, उस बात को मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूं। बहुत समय पहले, लगभग 70-80 साल पहले, इस गांव में ठंड के समय, शाम के समय कुछ बूढ़े लोग आग सेक रहे थे। इसी दौरान बातें करते करते जब काफी समय हो गया तो उनमें से एक बूढ़े आदमी को उसके पोते ने आवाज दी, चलो दादाजी, खाने का समय हो गया है। इसके बाद वह बूढ़ा आदमी अपने पोते के साथ घर आ गया। यहां पर उन्होंने खाना खाया और खाना खा पी कर वह लेटे ही थे कि तभी अचानक उनके सीने में अचानक दर्द उठने लगा। उन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में बताया। तब उनके बेटे उन्हें बैलगाड़ी में लेटाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। पूरे घर में मातम पसरा गया। गांव में हर किसी को इस बारे में पता चल गया और कुछ जानकार लोग उसी समय वहां आए भी। उन लोगों ने उन बूढ़े बाबा के घर वालों को धीरज बांधा और अब सब उनके अंतिम संस्कार की बातें करने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, सूरज ढल चुका है और इस समय अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, इसलिए एक काम करते हैं, सुबह इनका अंतिम संस्कार करते हैं। सभी लोग इसके लिए मान गए और घर वालों और कुछ खास लोगों को वहां छोड़कर बाकी गांव वाले अपने गांव चले गए। इन सब के दौरान घर की औरतें और बच्चे तो दूसरे कमरे में एक साथ रुके हुए थे, लेकिन घर के मर्द वहीं उन बूढ़े बाबा के शव के पास बैठे थे। उन बूढ़े बाबा के 2 बेटे शहरों में रहकर काम कर रहे थे और उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, इसलिए उनको भी खबर ना हो सकी। इसलिए उनका जो एक बेटा यहाँ था वही सब कुछ करने वाला था। उन बूढ़े बाबा के छोटे भाई और उनका एक बेटा, उन बाबा का बेटा, पड़ोस के 2 आदमी और बाबा के कुछ दोस्तों को मिलाकर 7 लोग वहां मौजूद थे। धीरे धीरे करके रात गहरी होती जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब एक एक करके इन 7 लोगों को नींद आ गई। वे सारे तो सो गए, लेकिन इसी दौरान वे बाबा अपनी जगह से उठे। इस दौरान उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उन्होंने एक एक करके सबको देखा और फिर तेजी से गांव के शमशान की ओर बढ़ने लगे। इन्हीं सब के दौरान गांव का एक आदमी, जिसे उस समय टॉयलेट जाना था, उठकर खेतों की जा रहा था कि तभी उसकी नजर उन बाबा पर पड़ी। उन्हें देखकर वे हैरानी से बोला, अरे बाबा, तुम जिंदा हो, हम तो सुने कि तुम मर गए हो। ये सुनकर वह बाबा रुके और बोले, बेटा, तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया होगा, मैं तो एकदम ठीक हूं। बस खेतों तक जा रहा था अपने बेटे के पास। इतनी ठंड में वह बाहर है तो उसकी चिंता हो रही है। इसके बाद वह बाबा वहां से चला गया और वह आदमी भी अपने खेतों की ओर बढ़ गया। वह बूढ़ा आदमी वहां से सीधे शमशान गया और वहां जाकर बड़ी ही फुर्ती से 7 चिताएं बना डाली। इन सब के बाद वे घर आए और एक एक करके वहां मौजूद उन 7 लोगों को शमशान में लाकर उन चिताओं पर लेटा दिया। जब वे बाबा अपने आखिरी साथी को लेकर जा रहे थे, तभी उनके पोते ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और उसने ये बात अपनी मां को बताई। पहले तो सबको लगा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये ऐसे समय में तो ऐसा मजाक नहीं कर सकता। और यही सोचकर जब सभी औरतें उस कमरे में गईं जहां पर बूढ़े बाबा के शव के साथ वे 7 लोगों बैठे थे, तो पाया कि वह कमरा एकदम खाली था। ये सब देखकर उन सब ने चिल्ला चिल्ला कर आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। सब लोग पूरे गांव में उन सबको ढूंढने लगे, लेकिन किसी ने भी शमशान में नहीं देखा और बाबा ने उन 7 लोगों के ऊपर पता नहीं क्या किया था कि वे हिलडुल भी नहीं रहे थे। और इसी हालत में उन बूढ़े बाबा ने उन सबको जिंदा जला दिया। लेकिन इन्हीं सब के दौरान सुबह होने वाली थी और एक आदमी जो सुबह शौच के लिए वहीं आसपास गया था, उसकी नजर अचानक शमशान में जलती उन चिताओं पर पड़ी। और इतना ही नहीं, वे लोग जो उन चिताओं में लेटे थे उन्हें अब तक होश आ चुका था और वे ऐसे ही जलते हुए आसपास भाग रहे थे। ये सब देखकर उस आदमी ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उन सब की आग बुझाई, लेकिन उन 7 में से 6 लोग जलकर मर चुके थे और उन बूढ़े बाबा का भतीजा ही बचा था, लेकिन वह भी काफी ज्यादा जल गया था। इन सब के बाद रात में शौच के लिए गए उस आदमी और उन बूढ़े बाबा के पोते के कहेनुसार ये पता लगाया गया कि सबके सोने के बाद बूढ़े बाबा एक जिंदा लाश की तरह उठे और उन सबको जला दिया।
उस दिन के बाद से इस गांव में शाम के समय किसी के मरने पर अगर किसी का अंतिम संस्कार ना करें तो शव के पास मौजूद सभी जागते रहते हैं ताकि इस तरह की अनहोनी दोबारा ना हो। इसी के साथ ही उन बूढ़े बाबा ने बताना बंद किया। इसके आगे उनमें से कोई कुछ ना बोला, लेकिन माधव और विनोद को इन सब में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जबकि माधव इसी गांव का रहने वाला था, लेकिन फिर भी उसे ये सब सिर्फ कहानी ही लग रही थी। लेकिन इन सब के अगले दिन जो हुआ वह किसी ने सोचा नहीं था। अगले दिन शाम के समय पता चला कि गांव के रहने वाले एक लड़के को सांप ने काट लिया है, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी और अब रात होने वाली थी। इस वजह से उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सकता था और आज रात उसकी लाश घर के अंदर ही थी। उसके घर के आसपास कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन ज्यादा रात होने के कारण वह लोग भी अपने अपने घर चले गए थे और अब उस घर के अंदर सिर्फ कुछ जान पहचान वाले लोग ही रह गए थे। उन सब लोगों को कहा गया था कि रात में कोई भी सोएगा नहीं। गांव के कुछ लोग जो इन बातों को मानते थे, उन्होंने इस बात पर अमल किया और जागते रहे। लेकिन बूढ़े लोग थोड़ी देर बाद सोने चले गए और जवान लोग अब उस शव के पास ही बैठे रहे। उस लड़के की मां अपने बेटे को खोने के गम की वजह से बेहोश हो गई थी और उसकी देखभाल के लिए कुछ औरतें उसके साथ उसके कमरे में रुकी हुई थी। वही मर्द लाश के पास रुके हुए थे। वह सारे इस इंतजार में थे कि कब जल्दी से सुबह हो और इसका अंतिम संस्कार हो, लेकिन यहां होने को कुछ और ही मंजूर था। सब लोग ऐसे ही शांति से बैठे हुए थे। इसी वजह से एक एक करके उन सभी की आंख लग गई और यहां जो हुआ वह किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था। इन्हीं सबके दौरान माधव और विनोद बैठकर शराब पी रहे थे। उनकी पत्नियां उनके शराब पीने पर गुस्सा करती थी, इसलिए वह उनके सोने के बाद आंगन में बैठकर पी रहे थे। उन्होंने काफी ज्यादा पी ली थी, जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि काफी सारी चीजें तो ऐसे ही हो रही हैं। और इसी दौरान विनोद की नजर सामने गली से आते एक साए पर पड़ी। उसने देखा कि वह साया अपने कंधे पर किसी को उठाए हुए उसी ओर आ रहा था। यह देखकर विनोद माधव से बोला, यार मुझे ही ज्यादा छड़ गई है, या फिर सच में सामने से कोई किसी को उठाकर इसी ओर ले आ रहा है। यह सुनकर माधव ने उसे नजरअंदाज किया और कहा, एक तो इतना अंधेरा है कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा, ऊपर से तूने शराब भी पी रखी है, उस वजह से तुझे वहम हो रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बोलकर वह दोबारा से पीने लगा। ठीक इसी दौरान विनोद ने देखा कि एक लड़का किसी आदमी को कंधे पर उठाकर दूसरी ओर ले जा रहा था। वह उनके सामने से ही बिना प्रतिक्रिया के निकल गया। यह देखकर विनोद को भी लगा कि शायद यह उसके मन का वहम है और वह भी चुपचाप बैठकर दारू पीने लगा। इसी तरह से सुबह हो गई और सुबह होते ही उस लड़के के घर पर हाहाकार मच गया, क्योंकि उस लड़के का शव अपने घर से गायब था। और इतना ही नहीं, रात में उसके पास जो भी लोग रुके थे उनमें से भी 4 लोग गायब थे। अब गांव वालों को लगने लगा कि हो ना हो यह बात बिल्कुल सच है और अब सारे लोग मिलकर जल्दी से उस लड़के के शव और बाकी लोगों को ढूंढने लगे। गांव के सभी लोगों से इस बारे में पूछताछ की गई कि क्या किसी ने देर रात एक लड़के को किसी को उठाकर जाते हुए देखा था। इतनी रात में भला कौन ही जाग रहा होता, इसलिए सब लोगों ने मना ही किया। लेकिन इसी दौरान विनोद को याद आया कि उसने ऐसा कुछ देखा था, लेकिन उसने शराब इतनी ज्यादा पी रखी थी कि उसे पता ही नहीं था यह उसके मन का वहम है या सच में ऐसा कुछ था। उसने माधव से इस बारे में बात की और अब माधव को थोड़ा डर लगने लगा कि कहीं सच में ही तो ऐसा कुछ नहीं है, और उसने यह बात जाकर उस लड़के के घर वालों को बताई। यह सब सुनकर एक बुजुर्ग बोला, अगर ऐसा है तो हम सबको शमशान में चलकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर यह बात सच हुई तो फिर वहां पर उन सभी लोगों की चिता भी जरूर बनी होगी। और इसके बाद वह सारे लोग तेजी से गांव के शमशान की ओर बढ़ गए और वहां जाकर उन्होंने जो देखा तो वह सारे हैरान रह गए, क्योंकि वहां पर कुल 11 चिता थी और उस लड़के के शव के पास भी रात में लगभग 11 लोग ही बैठे थे। इन सबसे सारे लोग काफी ज्यादा घबरा गए और सबसे ज्यादा वे लोग घबराए हुए थे जो कि रात में शव के पास थे, क्योंकि जैसा उन्होंने सुना था यह ठीक वैसा ही था। और अब अगर समय रहते उस शव को नहीं ढूंढा गया तो फिर वो एक एक करके उन सभी 11 लोगों को अपने साथ ऊपर ले जाएगा। यह सुनकर माधव काफी ज्यादा घबरा गया और वह बोला, उस लड़के के प्रेत के पास लगभग 4-5 लोग हैं, तो अगर वह लोग उठ गए और उठ के वापस आ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यह सुनकर वह बुजुर्ग बोला, हम कह नहीं सकते बेटा, क्योंकि हमने भी आज तक सुना है, लेकिन मैंने इतना सुना है कि जब तक वह सारे लोग उस प्रेत के पास हैं तब तक वह होश में नहीं आएंगे। यह सुनकर उन लोगों के परिजन काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने उस मृतक लड़के के घर वालों को भला बुरा कहना शुरू किया। यह सुनकर वह बुजुर्ग दोबारा बोले, देखो इन सब में इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जब उन सबको बोला गया था कि रात में कोई भी सोएगा नहीं तो फिर वह लोग क्यों सोए। अगर आंख लग भी गई थी तो एक एक करके सब सो जाते, लेकिन नहीं, सब के सब एक साथ ही सो गए।
उन्हें क्या लगा था कि यह सब मजाक है,